इमरान साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि अदलिया की जो अंदरूनी लड़ाई है वो ना सिर्फ ये कि बहुत बढ़ चुकी है बल्कि अब सामने भी आ चुकी है। एक तरफ 8 जजेस वजाती नोट लिखते हैं बिल्कुल आईनी तरमीम से एक दिन पहले, उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आता है और उसके चंद ही घंटों के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दिया जाता है कमेटी से और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से 5वें नंबर के जो सीनियर जज हैं उनको अपने साथ शामिल कर लेते कमेटी में। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार को ये ख़त लिखते हैं कि जी इन 8 जजों ने ये वजाहत किस तरह जारी कर दी, कैसे अपलोड हो गया, किस वक्त कॉज लिस्ट हुई, किधर समात हुई, वगैरह वगैरह। तो ये तो बज़ाहिर ऐसा तासुर मिल रहा है कि अब अदलिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ना सिर्फ ये कि उधर एक बहुत तसादुम की कैफियत है बल्कि वो बड़ा ओपन है। समीना, देखें, आपको याद होगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके दौर में भी इसी तरह से नज़र आता था कि रिफ्ट बहुत ज़्यादा है और बाकायदा ग्रुपिंग है। और उस वक्त भी बेंचों के देख के ही लोग बता देते थे कि अब फ़ैसला क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी। उसके बाद जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मनसब पर आए, ये मनसब संभाला, तो शुरू में अगर आप देखें कि ये जो कमेटी थी बनी 3 जज साहिबान पे, तो उसमें शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शुरू में जितने भी इस कमेटी ने फ़ैसला किए वो मुतफ़िका तौर पे किए। ये मसला जुलाई के महीने में हुआ, 12 जुलाई के बाद, कि ये इनके आपस में इख्तलाफात होने शुरू हो गए, चीज़ें होगी। मैं समझता हूँ कि ये वही रिफ्ट है जो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में थी, लेकिन वक्ती तौर पे शायद इस तरह से हुआ कि उस पर थोड़ी सी जो है ना उसमें नरमी आ गई और चीज़ें। आपको याद होगा जो लाइव समातें हमने देखी हैं, बिल्कुल ऐसे जजेस एक दूसरे को जिस तरीके से वो ऐसे टॉन्ट कर रहे थे, वो इस तरह लगता था कि वो वकील तो कम बोल रहे थे, जजेस आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ। वो ऐसा महसूस होता था कि शायद जज साहिबान जो हैं वही फरीक भी हैं, वो वहाँ जज साहब उस मनसब पर बैठे हुए शायद वकालत भी कर रहे हैं, फरीक भी हैं और एक दूसरे की लत्ते भी ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी ऑब्वियस थी। अब अगर आप ये देखें तो अब ये जो मामला है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटा दिया और 5वें नंबर के जज जो थे उनको ले आए, तो ये तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो समझें कि वो 5वें नंबर के जज भी ठीक नहीं काम कर रहे, तो फिर वो 6, 7वें नंबर के जज हैं जो उनको भी ला सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा एक तरह से पावर तो फिर चीफ जस्टिस के पास ही आ गई ना। मास्टर ऑफ रोस्टर तो दोबारा वही बन गए, जो मकसद था 3 रुकनी कमेटी का वो तो फौत हो गया ना। समीना, मास्टर ऑफ रोस्टर वो बन गए, इसमें कोई बहाम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि अब कमेटी को भी ये पता है कि जी वो भी जो तीसरा जज साहब भी होंगे, उनको तो पता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब से इख्तलाफ हुआ तो मैं इस कमेटी से भी जाऊंगा। और मेरे नज़दीक इससे भी अहम मामला ये है समीना कि जब इस तरह की बात होती है ना, फिर ग्रुपिंग मज़ीद बढ़ जाती है। और वो जो उस ग्रुपिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस ग्रुप को थोड़ा सा समझते हैं कि वो पता लग जाता है ना कि कोई टारगेट कर रहा है भाई, तो वो इस तरीके से बन जाता है। लेकिन इस पे अब अली गौहर बलोच साहब का भी मैं मौक़िफ़ लेती हूँ, लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। कल से मैं देख रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अपनी एक जजमेंट में जो ऑर्डिनेंस के बारे में उन्होंने लिखा है वो बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो समझते थे कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो तो कोई बहुत ही नाजायज़ किस्म की चीज़ है, और वो समझते थे कि सदारती ऑर्डिनेंस तो बहुत ही कोई हंगामा खेज सूरत हाल हो कि कोई जंग ही छिड़ी पड़ी है, उसकी तो तब बुनियादी जारी वजह किया जाए। ये है समीना कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद हमेशा जमहूरियत के मैं अब यही बात कर रही हूँ, तो इस बात पे अब सब हैरान हो रहे हैं कि इधर ऑर्डिनेंस आता है और अब काजी साहब को इस सदारती ऑर्डिनेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने फौरी तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। गौहर बलोच साहब, पहले तो आपसे ये सवाल है कि सदारती ऑर्डिनेंस की अचानक इतनी इमरजेंसी में ज़रूरत क्या पड़ी? अगर एक तो पहली बात, आप लोगों ने खुद ही ये बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें ये तरमीम लेके आए 3 रुकनी कमेटी वाला, और चंद ही महीनों बाद आपको लगा कि ओहो ये तो गलत हो गया और आपने दोबारा जो है वो सारे पावर्स चीफ जस्टिस को देने की ज़रूरत क्यों महसूस की, और फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों? देखिए, बात ये है कि आपको वो वक्त भी याद होगा जब बंदयाल साहब अपना जवाब दे दिया करें आप मुझे वक्त ही याद कराते रहते करने लगा जी जी। अब जवाब के साथ हवाला तो देना पड़ता है ना जी। दे ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की बहुत फ़राख दिली, ये वाहिद
चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने कि अपने इख्तियारात कमेटी की तरफ सपुर्द किए। बंदयाल साहब ने तो, और जो पहले अदालतें थी उन्होंने तो स्टे ऑर्डर्स दिए, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये बल्कि आइन को भी दोबारा लिखा अपने फ़ैसलों के साथ। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ही थी जिसने परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में भी आइनी तरमीम की इजाज़त दी थी। उन्हें इस कमेटी से मसला हो गया, फिर क्यों आज भी देखें कमेटी फिर भी है, लेकिन उसमें ऑर्डिनेंस में सिर्फ ये कहा गया है कि, और आप देख लें कि इस कमेटी में मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, वो सीनियर तरीन जज हैं। सिर्फ ये है कि जो तीसरा बंदा है वो चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, तो इख्तियार तो अभी कमेटी के पास है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस अकलियत में आ गए ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो क्योंकि जब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से तीसरा मेंबर ले सकते हैं। अगर हमने इन तमाम चीज़ों को समीना साहिबा इसी तनाजुर में देखना है कि अकलियत में कौन है, ग्रुपिंग है, अक्सरियत में कौन है, तो जो 2 जजेस ने फैसला लिखा, इख्तलाफी नोट लिखा, उन्होंने आइन की दफात का जिक्र किया कि अगर इन 8 जजों के फैसले के ऊपर अमल किया जाए तो फ़लाँ आइन की दफात मुअत्तल करना पड़ेंगी। इसका मतलब है आइन की धज्जियाँ किधर से उड़ाई जा रही हैं, अदालतों के अंदर से। और कोई जज भी उस बात की तरदीद नहीं कर सकता कि जो उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया उसमें कोई गलती है। दूसरी ये गुजारिश करेंगे कि जो फैसला है, इतने दिन गुजर गए आज तक उन्होंने फैसला ही नहीं दिया, और उस फैसले के अंदर अपने चैम्बर के अंदर बैठ के काम क्यों जारी किया? आप तरमीम अगर लाना भी चाहते हैं, ऑर्डिनेंस एक कानूनी और आईनी तरीका है, और मैं समझता हूं कि किसी भी बहरानी कैफियत से निकलने के लिए कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो कानूनी तरीका है। अगर वो असम्बली में कानून की या तरमीम की सूरत में पास नहीं होगा तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, उसकी एक ख़ास टाइमिंग होती है। यहाँ पर तो लोगों ने कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए भी ऑर्डिनेंस जारी किए थे और असम्बली के अंदर कानून साजी की थी, वो भी वक्त हमें याद है। जिस तरह से अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके भी नॉलेज में है, जिस तरह से साबका जो बंदयाल साहब थे, जो खोसा साहब थे, उनके वक्त में क्या होता रहा है कि जनाब 2 या 3 जजों को अपनी मर्जी का वो बेंच बनाते थे। जो सीनियर तरीन जज थे उनको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा भी तस्लीम नहीं करते थे, एक कॉर्नर कर दिया था, और हर मनपसंद फैसला करवाने के लिए मखसूस जजों के ऊपर केस लगाए जाते थे। वो वक्त भी तो आपको याद है। तो मुझे तो ये भी याद है कि काजी फायज ईसा साहब 6-6 महीने चैम्बर वर्क ही करते रहते थे। ये भी हमें याद है कि जब उन्हें डाला भी गया कुछ जजेस को एक बेंच में, तो वो खुद ही छोड़ के उठते गए कि जी हमने नहीं सुनना। तो ये भी हमें वक्त याद है, तो ये भी होता रहा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मसला ये कि अब उससे मुख्तलिफ करना था ना सर। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेती हूं, वो दौर बड़ा खराब होगा। काजी साहब ने फुल कोर्ट्स बनाए, वो तो 2-3 मनपसंद के जज रखते थे मनपसंद फैसले करवाने के लिए। काजी साहब ने तो फुल कोर्ट बनवाई और आपने उसको ऑर्डिनेंस से बदल दिया और काजी साहब ने उसको कबूल भी कर लिया। बात करती हैं समीना साहिबा तो मैं आपकी बात खामोशी सुनता हूं, जब मैं कोई जमहूरी बात करने लगता हूं तो देख लें आप मेरी बात काट लें। या तो आप चाहती हैं बिल्कुल उसी तरह के मेरी आप सवाल भी करें और मेरी बात भी लोगों तक। चलिए आप कहें कर ले जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि काजी साहब ने फुल कोर्ट बनाए कि नहीं बनाए, मुझे बताएं कितने फुल कोर्ट खोसा साहब ने बनाए, कितने फुल कोर्ट जो थे बंदयाल साहब ने बनाए या उनसे जो पहले चीफ जस्टिस से बनाए। काजी साहब साबका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थे अपनी एहलिया के साथ उन सीढ़ियों के ऊपर किस तरह से उनकी तजलील की जाती रही, किस तरह से वो रेफरेंस बनाए गए, किस तरह से हुए। इसके बावजूद उन्होंने टीवी के ऊपर लाइव अपने सारे जितनी थी, और हत्ता कि ये भी फुल कोर्ट बनाया। अगर वो चाहते तो इसको भी छोटा बेंच बना सकते थे या कोई और तरीका कर सकते थे। अगरचे 8 जजों ने इख्तलाफ किया लेकिन उन्होंने लाइव सारी नशरियात दिखाई, जो सवाल जवाब होते रहे वो लाइव होते रहे। तो ऑर्डिनेंस तो एक कानून का तरीका है, वो ऑर्डिनेंस आया है और ऑर्डिनेंस के जरिए को बहुत ज्यादा तरमीम भी नहीं की गई। अब भी वही 3 जज हैं, अब भी वही कमेटी। क्या ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ काजी फायज साहब को इख्तियार तो नहीं दे दिया गया, कमेटी बैठी हुई है। एक सेकंड में सिर्फ एक बात कर लूं, जो आपने अभी फुल कोर्ट की बात की ना, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था ये फुल कोर्ट ने ही इंडोर्स किया था ना, उस पे वो बैठे, उन्होंने कहा ठीक बन गया। आपने उसको फिर तब्दील कर दिया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया। तो इसका मतलब है काजी साहब ने भी जब उसको इंडोर्स कर दिया, दैट मींस कि वो जो फुल कोर्ट का फैसला था आप लोगों ने उसको अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया। तो फुल कोर्ट का तो फिर मकसद ही फौत हो गया कि जहां पे फुल कोर्ट ने स्टैंप किया कि ये ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने उसको तब्दील कर दिया। जी साहब, मैं इस पे ये समझता हूँ अली गौहर बलोच साहब, आप नहीं ये समझते कि क्योंकि
हम सब लोगों को उम्मीदें काजी साहब से बहुत ज़्यादा थी। हम उन्हें जमहूरियत का अलमबरदार समझते थे, हम उन्हें ये समझते थे कि ये साबका जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने फुल कोर्ट्स बनाए, इन्होंने लाइव ट्रांसमिशन दिखाई, इन्होंने बहुत चीज़ें की, लेकिन हमें इसीलिए इनसे उम्मीदें भी ज़्यादा थी। तो जब इस तरह का बंदा जो एक इस्तारा समझा जाता हो, उसके दौर में इस तरह की बात हो, तो सवाल तो उठते हैं। अगरचे आप इसमें ये दलील तो दे सकते हैं कि वो जो 8 जज साहबान हैं शायद वो एक पार्टी बन गए थे और मजबूरी की हालत में काजी साहब को ये जो है फैसला करना पड़ा, लेकिन फिर भी काजी फाइज ईसा साहब का जब नाम आएगा तो क्योंकि उन्होंने खुद एग्जाम्पल ऐसी सेट की है कि हम फिर ये पूछने में तो हक बजानिब होंगे कि वो अचानक उस तरह से उनकी राय क्यों बदल गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि इन सारे मामलात में ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की बिल्कुल एक ख़ास पार्टी की सहूलतकारी के लिए जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ कुछ काबिल एहतराम जजेस के फ़ैसलों के ज़रिए मतलब है कि हुई हैं, वो काबिल अफसोस हैं। और फिर मैं कहूँगा कि मैं पार्लिमान ने फिर भी मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो किरदार अदा किया है और जो कानून साजी की है, भाई एक पार्टी है जो खुद एक पार्टी के लोग शामिल हो चुके हैं एक पार्टी के अंदर, और वो उस पार्टी ने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसको ये कहते हैं मखसूस नशिस्तें दे दें। अब पीटीआई वालों को हमने जाकर गाइड करना था कि आप मेहरबानी करके पीटीआई के फॉर्म जो हैं वो भर लें और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। वो अपनी मर्ज़ी से एक सुन्नी तहरीक या किस नाम की पार्टी है वो लोग उसमें शामिल हुए। अब जाहिर है पार्लिमान ने अपना किरदार अदा किया। उसके ऊपर तो फैसला आगे